हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी तो बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी के लिए एक पॉइंट और बढ़ गया है कि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो। आपके लिए आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, तो उसी की नोटिफिकेशन हम आज क्लास बना रहे हैं। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आज हम कवर करते हैं। देखते हैं आरपीएफ ने क्या क्या वैकेंसी निकाली है और क्या उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अब हम को कवर कराएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, आरपीएफ की वैकेंसी निकली है। ये आरपीएफ 2024 की वैकेंसी है। 6 ईयर बाद वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो अब आप तैयार हो जाइए और अपनी कमर कस लीजिए ये एग्जाम देने के लिए। ठीक है, देखिए अब हम देख लेते हैं जो कांस्टेबल्स की वैकेंसी है और जो इसके लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है और क्या क्या है, एक बार देखते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें आपको फॉर्म फिल करने हैं। ये 15 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो रेलवे में जो कांस्टेबल के फॉर्म हैं 15 अप्रैल से ये शुरू हो चुके हैं। आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है और जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 मई है, जिसमें आप 14 मई के रात 11:59 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें ना अमेंडमेंट की बात है। आप इसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, संशोधन जो है। तो देखिए, वैसे तो जब आप फॉर्म में कोई ऐसी वो कर देंगे तो वो तो इसमें होगी नहीं, परंतु इन्होंने टाइम दिया है 15 से 24 के बीच। ये आपको अमेंडमेंट यानी संशोधन का टाइम देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं और महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो एप्लीकेशन के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने दिया है एक बार उसको जान लेते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं कांस्टेबल की वैकेंसी की। ये एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल मांगे गए हैं। इसमें क्या है, ये लेवल 3 में आते हैं। इनकी जो सैलरी है, जो इनिशियल पे है, वो 21,700 से शुरू है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। देखिए, इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल मांगी है और मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल है। देखिए, ये जनरल की एज होती है। जो नॉर्मली जो एज लिखी होती है जनरल कैंडिडेट्स की होती है। बाकी इसमें बाकी लोगों को थोड़ा एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखिए, जो टोटल वैकेंसी की बात करें वो है 4,208। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी कांस्टेबल की जो पूरी वैकेंसी आई है उसमें हमारी जो पोस्ट है वो 4,208 पोस्ट है। देखिए, ये बहुत बड़ी पोस्ट है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जरूर इस एग्जाम को हिट करेंगे। ठीक है, इसे क्रैक कीजिए, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको इसकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। देखिए, 4,208 वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप तैयारी कीजिए। एप्लीकेशन डेट आपकी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 14 मई है। ठीक है, एज देख लेते हैं। देखिए, एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट होगी। बात करते हैं मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम है वो 28 है। देखिए, इसमें ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत होता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि यदि जनरल कैंडिडेट 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं तो एससी एसटी 33 साल के होने तक फॉर्म भर सकते हैं। ये जब तक 33 साल के होंगे तब तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आती है ओबीसी कैंडिडेट की, तो ये फॉर्म भर सकते हैं यदि आपकी उम्र 31 साल है। यदि आपकी एज 31 है तब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये डेट इस तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा यदि आपकी हो जाती है तब आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि आपकी एज 33 है, इस तक काउंट करने के बाद एससी और एसटी को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फी है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनकी 500 रुपए है। ये रिफंडेबल है। इसे फिल करेंगे बाद में आपके 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। एससी एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपए है। ये कंप्लीट रिफंडेबल है। देखिए, क्वालिफिकेशन आपकी जो मांगी गई है कांस्टेबल में वो 10th पास ही मांगे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आप जानते हैं ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। इसमें क्या है, ऑप्शन टाइप 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 माफी चाहूंगी, ऑप्शन टाइप जो है आपके पेपर होगा। ठीक है, इसमें आपके होंगे 120 क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं 120 क्वेश्चन में क्या क्या होगा। देखिए, एक तो होगा मैथ्स जो आपका 35 नंबर का होगा। ठीक है, मैथ्स होगा। अब हम मैथ्स के टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, मैथ्स में क्या क्या आएगा अब आप देख लीजिए। मैथ्स में आएगा आपका नंबर सिस्टम, होल नंबर, हिंदी में भी देख लीजिए। जो आपकी संख्या प्रणाली है, पूर्ण संख्याएं हैं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध है। आपको हिंदी नहीं समझ आ रही हो तो आप इंग्लिश में देखते चलिए। ठीक है, और मौलिक और अंक गणितीय जो संचालन है, प्रतिशत है और अनुपात समानुपात है।
ये समानुपात है। औसत है, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्रामिति, समय, दूरी, ये सब जितने भी हैं मैथ्स के टॉपिक ये वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा है, ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। देखिए ये भी 35 है, ठीक है। तो इसमें आपके क्या क्या आएंगे, ये आपके सादृश्य हैं, एनालॉगी, समानताएं हैं, अंतर, स्थानिक दृश्य हैं, स्थानिक अभिविन्यास है, समस्या समाधान है, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं हैं, अंकगणितीय तर्क हैं, मौखिक और चित्र वर्गीकरण है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क आदि। देखिए ये जितने टॉपिक हैं ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं, ठीक है। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपकी जनरल अवेयर। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपकी जनरल अवेयरनेस है। यदि आपकी जीके जीएस पर कमांड है तो देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जीके जीएस के। अब आप देखिए क्या करना है। अब आप इसके एक बार टॉपिक देख लीजिए, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आसपास का पर्यावरण, समाज में उसके अनुप्रयोग के बारे में, सामान्य जागरूक का परीक्षण करना, वर्तमान घटनाओं, रोजमर्रा का अवलोकन यानी करंट अफेयर्स, अनुभव के ऐसे मामले, ज्ञान का परीक्षण जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हो सकता है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान। देखिए 50 नंबर। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन ये जीके जीएस का ही है, ठीक है, जिसमें आपकी करंट आएगी, जीएस आएगी, ये सब आपको कवर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बस यही हैं, ये देख लीजिए कि तैयारी कहाँ कितनी मैटर करती है, आपका ये एग्जाम बताएगा, ठीक है। अब आप अपना एक बार प्रोसेस देख लीजिए कि इसमें जो आपका प्रोसेस है सिलेक्शन का वो क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, या आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपको डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा, आप यहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपको नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात आती है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को आरआरबी वेबसाइट ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी। देखिए यदि कोई भी चरण ये स्थगित करते हैं या शिफ्ट में बदलाव करते हैं, आप चाहते हैं कि ये हो, आप अनुरोध करते हैं तो उस पर विचार नहीं होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ये हिंदी समझ ना आई हो वो ये सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसे प्रोसेस को इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सीबीटी क्या है, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो देखिए अब हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कुल समय कितना है। इसमें होगा केवल 1 घंटा 30 मिनट का समय, ठीक है। इतना समय है आपके पास, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक। इतना समय होगा आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी टोटल जो है 120 अंक हैं, 120 क्वेश्चन है, समय है आपके पास 1.5 घंटा, ठीक है। चलिए आप जानते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए इसमें ना नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का कारण क्या होता है, देखिए 4208 वैकेंसी हैं, जिसके लिए जो फॉर्म है वो लैक्स में भरे जाएंगे। जब ये लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, ये लाखों बच्चे जब ये एग्जाम में बैठेंगे तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा। मान लो अलग अलग दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट, तो इसमें क्या होगा, जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसा करते हैं, ये सपोज करो कोई शिफ्ट इजी हो गई, कोई मॉडरेट हो गई, कोई थोड़ी ज्यादा टफ हो जाती है, हार्ड जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी बच्चे के 120 में से, देखिए ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सपोज तीसरी शिफ्ट में बैठा और इसके 120 में से ये 90 ही नंबर ला पाया, और जो मॉडरेट का मतलब है हार्ड से थोड़ा सा इजी, तो ये क्या करता है, सब इसका पेपर थोड़ा इजी आया, ये भी 90 नंबर ले आया, और ये इजी वाला है, ये 120 में से 105 नंबर ले आया। तो देखिए फायदा किसको रहा, इसको हो गया ना। जबकि इसमें क्या होता है, सबको बराबर मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जो बच्चे इस हार्ड वाली शिफ्ट में बैठे हैं उनको इसके अनुसार नंबर दिया जाए कि इस, यदि ये पेपर इजी है, यदि ये थोड़ा सा हार्ड होता तब इसके नंबर कितने आ सकते थे, या ये जो इसने हार्ड पेपर में भी ये 90 नंबर लेके आया है, तो यदि ये इजी होता तो ये कितने मार्क्स लेके आ सकता था। तो ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि ना तो इस बच्चे को लॉस हो जिसका पेपर इजी हुआ है, ना इसको लॉस हो,
जिसने हार्ड वाली शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो ये नॉर्मलाइज किया जाता है और एक ऐसा रेशो रखा जाता है नंबर का जिससे ये दोनों को इजी पड़े। ठीक, मतलब समझ रहे हो, ये एक तरीके तुम्हें बस मैंने समझाने के लिए बताया है आप कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें इस उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा ही जब इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, देखिए जो मिनिमम इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको कितने परसेंट लाकर पास होना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया यूआर जो है अनरिजर्व यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए है 35%। आपको 35% नंबर लाने हैं पास होने के लिए। और बात होती है एससी और एसटी की, तो इन्हें लाने हैं 30%। देखिए इसका मतलब है कि 120 देखिए आपके क्वेश्चन हैं, 120 क्वेश्चन है, इसका हम 30% यदि हम निकाल लें तो हो गया ये है सिर्फ एक क्राइटेरिया कि आपके नंबर यदि इससे कम है तो आपको लिस्ट में कहीं रखा ही नहीं जाएगा, मेरिट तो बाद में बनेगी। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इतने परसेंट पर ये पास होंगे, एससी और एसटी इतने पर पास होंगे, मेरिट लगेगी बाद में। चलिए ठीक है, इंग्लिश देख लेना यदि कोई हिंदी नहीं समझ पाते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए अब हम ना इसके फिजिकल की बात कर लेते हैं। इसके लिए लड़कों के लिए जो मिनिमम हाइट चाहिए वो चाहिए 165, फीमेल्स के लिए चाहिए 157। देखिए इसका क्राइटेरिया और है, हम इस टेबल में देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो हाइट है मेल की वो होगी 165 सेंटीमीटर होगी, और हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं तो मोस्टली जो फीमेल की हाइट है वो 157 ही मांगी जाती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जेंट्स की, तो ये देख लेते हैं। इसमें चेस्ट की बात आई है तो ये है 80 और 85। एससी एसटी की बात कर लेते हैं, कितनी है 160 मेल्स की हाइट, फीमेल्स की 152। देखिए इसमें क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है, वैसे तो मोस्टली एग्जाम्स में जो फीमेल के एक्सपेंडेबल जो चेस्ट है वो नहीं मापते हैं, लेकिन इसे इसलिए माप लिया जाता है, इस एग्जाम में मापा जाता है। कई जगह ये सांस वाली प्रॉब्लम भी देखने के लिए किया जाता है कि किस जिसको क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है वो सांस रोक नहीं पाते हैं, थोड़ी देर भी उन्हें समस्या होने लगती है, इसलिए भी ये पुलाव करके देखा जाता है। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड देख लीजिए, ये एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड कितना है 76.2, और एक्सपेंडेड कितना है फैलाव के साथ कितनी है 81.2। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो हमारे क्या है, गोरखा हैं, मराठा हैं, डोगरा हैं, गढ़वाली हैं, इनके लिए मेल्स के लिए हाइट है 163, फीमेल्स के लिए है 155। ठीक है, चेस्ट कितनी है 80 बिना फुलाव के और 85 फुलाव के साथ। चलिए अब ये क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग के बाद क्या होगा, ये जो आप ये दे देंगे एग्जाम, उसके बाद आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपका पीईटी ही है। देखिए लड़कों के लिए क्या है, 1600 मीटर रेस है, कितने समय में 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, देखिए 5 मिनट 45 सेकंड कोई कम समय नहीं है। यदि आप कंटिन्यू रनिंग करते हैं, जरूरी नहीं है आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट रनिंग करनी है, अपनी रनिंग हमेशा एक रिदम से कीजिए, आप इजीली ये रनिंग कर पाएंगे। तो देखिए लड़कों के लिए क्या है, 1600 मीटर रेस है, टाइमिंग है आपके पास 5 मिनट 45 सेकंड की। ठीक है, आपको एक चांस मिलेगा। ठीक है, केवल एक चांस, रनिंग में एक ही चांस दिया जाता है। यदि आप एक बार में रनिंग नहीं कर पाते हैं तो भले ही आपके साथ कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी, आपको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात आती है फीमेल्स की, तो फीमेल्स को करनी है 800 मीटर रनिंग, जो आपको करनी है 4 मिनट 40 सेकंड में। तो देखिए मैं इन फीमेल्स को बता दूं कि ये जो रनिंग 4 मिनट 40 सेकंड में है, आपके लिए ना ये 4 मिनट ही काफी है। ये जो 800 मीटर रनिंग है ये 4 मिनट में हो जाएगी, 40 मिनट तो आपके पास एक्स्ट्रा ही हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आप बहुत इजीली इसे क्रैक कर लेंगी। आपको चांस मिलेगा केवल एक, रनिंग में एक ही चांस दिया जाता है। अच्छा अब बात आ जाती है हाई जंप की। देखिए हाई जंप में लड़कों की जो हाई जंप होगी वो है 4 फीट, फीमेल्स की कितनी है 3 फीट। ठीक है, 1 फीट का पूरा डिफरेंस। तो लड़कियों को जो हाई जंप क्रैक करनी है वो है 3 फीट की, और लड़कों को जो क्रॉस करनी है वो है 4 फीट। देखिए मोस्टली एग्जाम्स में जो
लॉन्ग जंप और हाई जंप में इवेंट्स में चांस दिए जाते हैं वो 3-3 चांस दिए जाते हैं, परंतु देखिए जो आरपीएफ है वो केवल 2 चांस दे रहा है आपको। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये निकाल पाएंगे। अब बात आ जाती है लॉन्ग जंप की। तो देखिए लड़कों के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप, लड़कियों के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है। चांस आपको यहाँ भी 2 हैं। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए मोस्टली हमारी जो लड़कियां हैं वो लॉन्ग जंप में और हाई जंप में फेल हो जाती हैं, सबसे ज्यादा फेल होती हैं लॉन्ग जंप में। तो आप प्रैक्टिस करें, कई कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप ये क्रैक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है आपके पास चांस भी 2 ही हैं। मोस्टली फिर आप जब सीएपीएफ के या किसी के एग्जाम देते हैं, एसएससी जीडी का या स्टेट पुलिस का, तो आपको उसमें 3-3 चांस मिल जाते हैं, परंतु इसमें आपको 2 ही चांस मिलेंगे। ठीक है, चलिए जान लेते हैं अब इसके बारे में कुछ आगे देख लेते हैं कि और हमें क्या क्या दिया गया है। तो ये आप जान लो कि केवल आपको आयु में ही छूट दी जाएगी, उसके लिए भी आपकी कंडीशन है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा तभी आपको छूट दी जाएगी, अदरवाइज वो भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, वैसे देख बात करें तो अदर स्टेट से यदि हम एससी एसटी या किसी की बात करें तो आपको किसी को भी कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपकी पढ़ाई, सिर्फ हाँ आपको मिलेगा तो एज पे, बाकी और आपको किसी चीज के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बात आती है शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण, जितने भी मुद्दे हैं इनके लिए आपको अपने सर्टिफिकेट्स देने होंगे। देखिए अब तक जो हम वैकेंसी देख रहे थे ये थी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी, जो है हमारे पास कितनी वैकेंसी आई है, 4208। तो 4208 बहुत सारी वैकेंसी है। आप अपनी तैयारी बस बढ़िया रखिए, आपका एग्जाम निकलेगा बहुत बहुत अच्छे से। लेकिन आपको क्या करना है, तैयारी तो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई की। तो देखिए कांस्टेबल की वैकेंसी तो थी 4208, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसआई। एसआई की वैकेंसी है ये 452 बहुत वैकेंसी है। अब हम इनका फिजिकल स्टैंडर्ड जान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या है, इनको भी सेम प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, तो बस फर्क इतना है, आपको यहाँ आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, जबकि 10th कांस्टेबल के लिए आपको केवल 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें भी अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, एक बार स्टैंडर्ड चेक कर लेते हैं। पहले मेल्स का देख लेते हैं। आपकी हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर। देखिए बात कर लेते हैं एक्स की, या जो हमारे जो छूट में आते हैं एससी एसटी, इनके लिए दी गई है। एससी के लिए 160, एसटी की दी गई है 150 और एक्स के लिए 165। आगे देख लेते हैं, चेस्ट देख लेते हैं मिनिमम। इसमें क्या है 80 सेंटीमीटर है, और ये एसटी के साथ है, ये छूट दी जाती है इन्हें 5 सेंटीमीटर की। एक्सपेंशन के साथ ये क्या है 5, आपकी 76.2 होनी चाहिए। हाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ मेल का वेट चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना वेट है मिनिमम, एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 48 इन्होंने वेट लिया है। अब हम जनरल कैंडिडेट में फीमेल की बात कर लेते हैं। देखिए फीमेल की कितनी हाइट मांगी गई है एसआई में, आरपीएफ एसआई में 157 सेंटीमीटर। क्राइटेरिया क्या क्या दिए गए हैं अभी ये देख लीजिए, जनरल एससी एसटी सभी के लिए 157। अब इनका पीईटी हम देख लेते हैं, इनके लिए पीईटी क्या दिया गया है। देखिए 1600 मीटर रनिंग है, एसआई की हम जान चुके हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं, 5 मिनट 45 सेकंड में है। महिलाओं की कितनी है, ये 4 मिनट 40 सेकंड में थी। हम एसआई के लिए जो इन्होंने दिया है मापदंड वो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आरपीएफ एसआई जो एप्लीकेशन भरेंगे उसके लिए क्या है, जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए कुमाऊनी, गोरखा, गढ़वाली, जो जितने भी ये समूह हैं इनके लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 होनी चाहिए। इन्हें ये छूट है। नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल इन्होंने 165 मांगी है ना, और वैसे महिलाओं की कितनी मांगी है 157, तो इन्हें ये छूट दी गई है। 165 से इन्हें कर दी गई है हिलेरिए को 160 और इनकी कर दी गई है 155। चलिए जान लेते हैं इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, क्या होगा इनका। देखिए 1600 मीटर रनिंग है, इनके लिए टाइमिंग दी गई है 6 मिनट 30 सेकंड की। ठीक है, महिलाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ इनको रनिंग का समय दिया गया है केवल 4 मिनट। ठीक है, 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी जिसमें आपको समय दिया गया है 4 मिनट। ये इजीली कवर हो जाएगा यदि आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखती हैं। देखिए लॉन्ग जंप की बात आती है,
जो सब SI मेल हैं, जितने भी मेल हैं उनकी जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट, और जो महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है। और हाई जंप की बात कर लेते हैं, लड़कों के लिए लॉन्ग जंप हाई जंप मांगी गई है 3 फीट 9 इंच, महिलाओं के लिए 3 फीट। ठीक है, बस इतना ये डिफरेंस है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, देखिए तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। ठीक है, तैयारी करते रहिए। हम आपको प्रॉपर आपकी जीके जीएस के लिए हम आपको प्रॉपर ये इस चैनल पर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। आप सिर्फ अपना रिवीजन जारी रखिए, ये फॉर्म फिल करिए, अपने फिजिकल की तैयारी फॉर्म भरते ही शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि पहले हमारा रिटन हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे, तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है, वो समय बहुत कम रह जाता है। क्योंकि यदि आरपीएफ ने पहले से ही तैयारी की हो, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों बाद वैकेंसी निकाली है, हो सकता है ये रिटन और फिजिकल में ज्यादा गैप ना रखें। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। फिजिकल की रिटन जैसे ही होता रहे, आधा घंटा यदि आप अपने फिजिकल को देंगे, उससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ठीक है, यदि इसके बारे में हमें कोई भी अपडेट मिलती है या कुछ भी, तो हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। ठीक है, चलिए आप फॉर्म फिल कीजिए जल्दी से। चलिए, तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।